मेरे आत्मस्वरूप योग साधक बंधुओं, सादर नमस्कार। हमारे जीवन के में तमाम तरह की विकृतियाँ, मन, रोग और व्याधियाँ पैदा होती रहती हैं। आज उसी श्रृंखला में हम बात करते हैं कर्ण रोगों की। हमारे कान के रोगों में टिनिटस, मवाद आना, इन्फेक्शन होना, फुंसी हो जाना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका निदान हम चिकित्सक के पास जाकर के करवा सकते हैं। टिनिटस का मतलब ये होता है कि कानों में आवाज़, निरंतर आवाज़ आती रहे, और जब मवाद बहता है तो कानों के पर्दों में या तो छेद हो जाता है, उसके कारण मवाद बहता है, पानी बहता है, और कभी कभी इसमें रक्त भी बहने लगता है। जब रक्त बहता है तो ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है। इन्फेक्शन हो जाने से खुजली होना, तमाम तरह के द्रव्य बाहर निकलना, तो इन परिस्थितियों से अक्सर हम छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 2-4 होते रहते हैं। तो आए देखें इन समस्याओं का, इन व्याधियों का यौगिक विधा में क्या समाधान है। तो हमारे यौगिक प्रक्रियाओं में सबसे पहले अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और कपालभाति, भ्रामरी, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कानों की रोगों में बहुत कारगर साबित होती हैं। उम्र कोई भी हो, वय कोई भी हो, तो हमारे जब कान की जो बनावट है वो इस तरह की है कि शंख आकृति की है। इसमें जो आवाज़ गूंजती हुई अंदर जाती है, ये पर्दों से टकराती है, और इसके स्पंदन, आवाज़ों के जो स्पंदन होते हैं, ये हमारा मस्तिष्क पढ़ लेता है, और पढ़ करके उसको अपनी क्रियाविधि में जान लेता है। ये जो हमारे कानों का छेद है, ये नली है, इस नली में अवरोध है पर्दे का। जब वो पर्दा ही फट जाता है, तो पर्दा क्यों फटता है? कभी कभी हम बचपन में लाड़ प्यार में किसी को तमाचा मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, तो उससे कभी कभी पर्दों पे जख्म हो जाता है, तो वो जख्म आगे चल करके बड़ी परेशानी का कारण बनता है। तो अगर हम कपालभाति क्रिया का प्रयोग करें 10 से 15 मिनट तक, तो दरअसल ये जो पस आना, मवाद बहना, पानी बहना, ये हमारी कफ प्रवृत्ति के कारण होता है, और ये कफ प्रवृत्ति ही हमारे कानों को जख्मी कर देती है। इस कफ प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने कब्ज पर नियंत्रण पाना होगा। हमारा कब्ज सही रहे, हमारा श्वसन तंत्र बिल्कुल उत्तम कोटि का रहे, और हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार के अवसाद या चिंता का कारण न बने, तो हम अपने इन कर्ण रोगों से निपट सकते हैं। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय कपालभाति है। कपालभाति क्रिया हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे समय करनी चाहिए जब हमारा पेट बिल्कुल खाली हो। आप ये जानते हैं कि रात में जब हम सोते हैं तो सोने के बाद 8 से 10 घंटे तक रात में नींद लेने के पश्चात हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो सुबह उठ करके हम अगर सबसे पहले जल पिएँ, जल पीने के बाद मलमूत्र का त्याग करने के बाद जो फ्रेश हो जाएं, तो सबसे पहले हमें यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तो उस समय हमें कपालभाति का प्रयोग करना चाहिए। कपालभाति करने से हमारा कपालभाति 2 शब्दों से बना है, कपाल और भाति। कपाल का मतलब होता है हमारा मस्तिष्क, और भात मतलब चमकना। कपालभाति क्रिया से ये यौगिक क्रिया, ये खटकर्म के अंतर्गत आती है। खटकर्म, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्रटक, धौली, ये 6 क्रियाएं हैं। इनमें से कपालभाति यौगिक क्रिया है। ये प्राणायाम में है। प्राणायाम सांसों का विस्तार होता है, और कपालभाति क्रिया जो हमारे अंदर से सफाई का कार्य करती है। तो जब अंदर से सफाई का कार्य होगा, तो पेट से ही जब हमारी सफाई का कार्य प्रारंभ होगा, तो मस्तिष्क भी हमारा धीरे धीरे इसी के साथ साफ होकर चला जाएगा। तो कपालभाति करें 8 से 10 बार, और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम से भी उत्तम नाड़ी शोधन माना गया है। नाड़ी शोधन का मतलब है हम इस तरह वायु मुद्रा में बैठ करके दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से दबाएंगे,
बाएं नासिका से स्वर खींचेंगे धीमे धीमे और फिर बाएं नासिका को दबा करके दाएं नासिका से स्वर छोड़ेंगे। हमारे पतंजलि योग दर्शन में इस श्वसन प्रक्रिया को 1-4-2 के अनुपात में बांटा गया है। कहने का मतलब है अगर हम 1 मिनट में सांस लें तो 4 मिनट तक रोकें और 2 मिनट कुंभक करें। पूरक, रेचक और कुंभक 1-4-2 के अनुपात में करें, परंतु ऐसा नहीं है। हम चूंकि प्रारंभिक स्थिति में है इसलिए 1-1-1 के अनुपात में करना उचित रहेगा। जितनी देर में सांस लें उतनी देर में छोड़ें। केवल बाईं नासिका से सांस लेंगे, दाईं नासिका से छोड़ेंगे। तो कपालभाति के बाद नाड़ी शोधन हो गया और नाड़ी शोधन के पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम से जो स्पंदन, ध्वनि स्पंदन पैदा होते हैं, ये ध्वनि स्पंदन ही हमारे कानों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए दवा का काम करेंगे और यही स्पंदन हमारे कर्ण रोगों को ठीक करने का भी काम करते हैं। तो ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम हो गया। अनुलोम विलोम बाईं नासिका से सांस लेना, दाहिनी से छोड़ना और दाईं नासिका से सांस लेना, बाईं से छोड़ना। इसी के साथ आप लोगों को इसमें कुछ दवाओं का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम इसमें शारीवादी बटी, चंद्रप्रभा बटी और शिलाजीत रसायन, इन तीनों गोलियों में एक एक गोली तीनों से लेकर के सुबह शाम अगर इसका भोजन के बाद प्रयोग करें गुनगुनी पानी के साथ, तो निश्चित ही कुछ ही समय में इन योग क्रियाओं को करने के साथ, प्राणायाम को करने के साथ साथ और ये दवाओं को खाने के साथ साथ हमें इसमें बड़ा लाभ देखा गया है। और कभी कभी तो ये कर्ण रोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे कानों में फुंसी हो जाना, तो जब फुंसी हो जाती है तो हम करें क्या, लहसुन की 2 डली ले लें और उनको महीन महीन काट लें या पीस लें और 2 चम्मच सरसों के तेल में या कड़वे तेल में, घानी के तेल में इसको पका लें। जब ये पक के तैयार हो जाए तो हम 2-2 बूंद सुबह शाम जिस कान में फुंसी हो उसमें डाल के थोड़ी देर रोकें और इसके बाद उस तेल को निकल जाने दें। ऐसा करने से 2 से 3 दिनों में ही हमारे कानों की फुंसी दूर हो जाती है। जैसे जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है हमारे कानों में, तो इन्फेक्शन के लिए हम सुदर्शन, एक पत्ती होती है, औषधि होती है, तो सुदर्शन की पत्ती को अगर हम रस निकाल करके गुनगुना करके गिलोय के साथ अपने कानों में डालें तो उससे भी हमारे कानों का इन्फेक्शन रुक जाता है। तो आज कर्ण रोगों पर बात हुई, अगले अंक में हम दूसरी बात करते हैं। नमस्कार।